हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा और समझ कर पढ़िएगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। यह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैरिनो ऊन होती है। मैरिनो ऊन, ये नाम याद कर लीजिएगा। और बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है वो ऊन के उत्पादन में 7वां स्थान है भारत का। भारत 7वें नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक प्रश्न को अपनी कॉपी पर नोट करते चलें। नोट्स जरूर बना लें क्योंकि समय कम है और आपको रिवीजन पूरा करना है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, गुजरात, मुंबई या फिर नागपुर? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता में स्थित है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? जहां पर पूरे 100 में से 100% टीकाकरण हो चुके हैं, ऐसा पहला भारतीय शहर कौन सा है? भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जहां पर 100% टीकाकरण हो चुके हैं वो भारतीय शहर भुवनेश्वर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हिम तेंदुआ के संरक्षण में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसका नाम था बिश्केक घोषणा पत्र। आपको बता देते हैं, बिश्केक घोषणा पत्र ये जारी किया गया था हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। इसमें 12 देशों के साइन लिए गए थे। उसके बाद ही ये हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाने लगा 23 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें हमारे राष्ट्र के नाम को भारत अर्थात इंडिया के नाम से संबोधित किया गया? ऐसा कौन सा भाग है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो भारतीय संविधान का वो भाग 1 है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के बारे में आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं, जिसमें कि आपको सामने दिख रहे होंगे। संविधान पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में संविधान पूरा बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और इसको बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसमें आपके 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर नगोया प्रोटोकॉल? तो पूछा गया है ओजोन परत के संरक्षण से जो संबंधित है, तो आपको बता देते हैं ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये जैव विविधता से संबंधित है। ये भी आपको बता देते हैं, जैव विविधता से संबंधित है ये नगोया प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो अब आपको तीनों प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से, नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। IEEP का पूरा नाम क्या है? IEEP का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो IEEP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रोग्राम 1975 से अस्तित्व में आया था और इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भी कहा जाता है।
तो अगर आपको इन दोनों नाम के अलावा कोई तीसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम मिले तो आप उसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया? वैज्ञानिक व्यक्ति को कौन सा विकास दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 21A अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सतत एवं व्यापक शिक्षा, ये अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पूर्वी अफ्रीका जैसे केन्या, तंजानिया, इन देशों में, ये देश पूर्वी अफ्रीका में आते हैं। केन्या है, तंजानिया है, ये देश आते हैं पूर्वी अफ्रीका में। तो यहाँ घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना, प्रेयरीज, बेल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो पूर्वी अफ्रीका में उनको सवाना कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रेयरीज ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उनको प्रेयरीज कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती या फिर ऋषिपत्तम। तो महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का जो प्रथम उपदेश दिया था वो ऋषिपत्तम में दिया था। ये सारनाथ में स्थित है। ऋषिपत्तम सारनाथ में स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। सारंगनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर सावन के महीने में मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नदी का पानी किस तरह की मिट्टी जमा करता है? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। तो नदी का पानी जो जमा करता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ये बेहद उपजाऊ होती है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, जलोढ़ मिट्टी से ज़्यादा इसका दोमट मिट्टी नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत में सबसे ज़्यादा भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये लगभग 43.4% जगह पर ये पाई जाती है, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली। तो किसान का मित्र ये केंचुआ को कहा जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी को उर्वरा बना देता है, जिससे कि खेती बहुत अच्छी होती है। मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना देता है, जिससे कि वहाँ पर खेती अच्छी होती है। इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण दिवस किस वर्ष लागू किया गया था? उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण दिवस 1986, 1990, 1985 या फिर 1956। उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण दिवस ये 1986 में लागू किया गया था। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण दिवस लागू हुआ था और ये पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। सन 2000 में पहली बार मनाया गया था। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती नहीं होने पाए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष पारित किया गया? 1972, 1973, 1981, 1983।
तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। बाघों के संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था और ये 1973 में अप्रैल 1973 में पारित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि से संबंधित आपको हर जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चावल, मूंगफली, चना या फिर कपास? तो रबी की फसल ये चना होती है। रबी की फसल ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। और इनकी जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं, जौ, चना, मटर। और यहाँ पर चावल ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जून और जुलाई तरफ बोई जाती है। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा ये प्रमुख फसलें हैं। और जायद की फसल वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और उसकी प्रमुख फसलें तरबूज, खीरा, ककड़ी ये हैं। इन सभी को नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोलियो किसका कारण है? पोलियो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर कीट? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मानव शरीर में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को, इनको भी नोट कर लीजिएगा। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस जगह से है? चिपको आंदोलन झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? चिपको आंदोलन का संबंध ये उत्तराखंड से है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक पर्यावरण रक्षा कार्यक्रम था। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था और ये उत्तराखंड से संबंधित है। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो चिपको आंदोलन से या फिर पर्यावरण रक्षा कार्यक्रम चिपको आंदोलन इससे है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 22 अगस्त, 10 अगस्त, 5 जून? वन महोत्सव ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी, आगरा, लखनऊ, दिल्ली? भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र ये पिलानी में स्थापित किया गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पिलानी कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ये कब स्थापित किया गया? तो 1962 में भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया राजस्थान के पिलानी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको 1194 में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण अढ़ाई दिन में होने के कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया और ये अजमेर में स्थित है। 1194 में बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, माना दर्रा, बुर्जिल दर्रा या फिर थाल घाट दर्रा? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तो ये काराकोरम दर्रा है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के पास में है। ये पीओके और चीन को जोड़ता है। इसकी कुल ऊंचाई 5540 मीटर है। ये जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है उसको और चीन को जोड़ता है। इसकी कुल ऊंचाई 5540 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम 1945 को गिराया गया। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा में। और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिससे 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और जो बच गए वो अपंगता का शिकार हो गए। भारी जान माल की हानि हुई थी वहाँ पर। तो ये परमाणु बम 1945 में गिराया गया, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। पहला गिराया था हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा में, और दूसरा जापान के नागासाकी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर पोलो? धनराज पिल्ले ये बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5, 7, 8 या फिर 9? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य हैं 15। कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें कि 5 सदस्य स्थायी हैं और बाकी के 10 सदस्य अस्थायी हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कुल स्थायी सदस्य पूछे गए हैं तो वो 5 हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता देते हैं स्थायी सदस्यों के नाम: रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनबाली? सिंधु सभ्यता का जो स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है वो हड़प्पा है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य से शुरू हुआ था? किस राज्य में शुरू हुआ है कचाई लेमन फेस्टिवल? मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम? तो कचाई लेमन फेस्टिवल ये मणिपुर में शुरू हुआ है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्यों शुरू किया गया? तो ये नींबू के फल को बढ़ावा देने के लिए, नींबू फल को बढ़ावा देने के लिए कचाई लेमन फेस्टिवल का आरंभ किया गया और ये मणिपुर में किया गया है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार को, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था ये पूछा गया है। तो पूरा करवाया था किसने? सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुतुब मीनार को बनाने का प्रारंभ किसने कराया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इन्होंने 1193 में कुतुब मीनार को बनाना आरंभ करा दिया था। और इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनके दामाद थे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान ने किस तरह के शासन को अपनाया? संवैधानिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र से मतलब है जहां पर जनता ही सर्वोपरि होती है। जहां पर जनता सर्वोपरि होती है उसको लोकतांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फुले? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
और ये प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 अप्रैल। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना साथ यूं ही बनाए रखें और इसी तरह की और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको समय पर देख सकें। यूपी टेट का एग्ज़ाम पास ही आ रहा है, इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।